बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। अपने नए दिन का आगाज़ बहुत अच्छी तरीके से करेंगे लोग। मैं तो सजने संवरने से करती हूँ आपके सामने जो आना पड़ता है, इतने इंपॉर्टेंट है आप लोग मेरे लिए कि जब मैं आप लोग के सामने आती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं बहुत तैयार होकर आऊँ। लेकिन मैं आज आपको बताऊँ, मेरी कोई चलने वाली हिम्मत नहीं है। मैं पता नहीं, मुझे अल्लाह में यही चला रहा है। मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है ना जिम ज्वाइन किया है। मैंने छोड़ दिया था एक्सरसाइज करना, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरी एक टांग जो है लेफ़्ट वाली, वो मुझे उसने कोई 1.5 साल हर्ट किया, क्योंकि कुछ गलत एक्सरसाइज की वजह से मेरी जो लेफ़्ट वाली नी थी वो बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी। फिर मैंने बहुत सारी इसकी थेरेपीज़ ली, इसकी बहुत से अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स से इलाज कराया, पाकिस्तान से बाहर हर जगह। और उसके बाद ये जाके जो है ना नॉर्मल हुई है। मतलब 8 महीने तो बिल्कुल ही इसको ऐसे रेस्ट दिया है, तो जाके ये जो है मेरा घुटना ठीक हुआ है। तो मैं हमेशा लोगों को ही कहती हूँ कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे मसल्स के लिए, जोड़ों के लिए। और जिस तरीके से आप एज आपकी बढ़ती है ना, तो उस वक्त आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज की, वॉक की, रनिंग की, इस तरह की योगा, स्ट्रेचेस, सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत ही रहें। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज छोड़ दें तो उसके बाद आपकी हड्डियाँ चूरा बन जाती, कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें कोई जान नहीं रहती। तो बोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आप कभी एक्सरसाइज करें और कहीं आपको कोई स्क्वाट्स करा रहे हो, जंप करा रहे हो, या कोई ऐसी लेग रेज या कोई ऐसी मशीनरी एक्सरसाइज आपको करवाया जाए जिम में, और आपको लग रहा है कि किसी जगह पे भी आपको बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो रहा है, आप अपने इंस्ट्रक्टर को फ़ौरन पूछें, बोलें कि मुझे ये पेन हो रहा है, मैं ये पेन वाला स्टेप नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तब आपकी जो है ना बचत है। अदरवाइज़ अगर आपको लगेगा कि नहीं सब कर रहे हैं तो मुझे भी करवाया जा रहा है, मैं करूँ तो मैं तो तीर मार लूँगी तो या मार लूँगा, तो वो आपने नहीं करना। ठीक है, तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी दर्द के ऊपर शो करें। हम ऐसा करें कि जो जोड़ों का दर्द है, जो आम लोगों को बिना एक्सरसाइज के, बिना चीज़ों के, और घर पे बैठ के बहुत से लोग चीख रहे होते हैं ना, हमारी अम्मी, दादी, अब्बू, बड़े भाई, कि भाई जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, बड़े डॉक्टरों को भी दिखाते हैं आराम नहीं आता, बड़े हकीमों को भी दिखाते हैं आराम। आज हमने एक ऐसे हकीम बुलाए हमारे शो पे जो बड़े मशहूर हैं जोड़ों के दर्द के लिए। इनके हाथ में बड़ी शिफा है, अच्छे इंसान है, और हमने ख़ास तौर पे इनकी रिसर्च निकाल के आप लोगों की रहनुमाई के लिए इनको यहाँ पे दावत दी है। तो हमारे पास हैं हकीम इसहाक साहब, और हम इनसे बात करेंगे जोड़ों के दर्द के ऊपर। कॉल्स भी शामिल करेंगे, जिसको प्रॉब्लम है आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी डायरेक्ट हकीम साहब से बात कराते हैं, आपका इलाज भी आप पे यहाँ पे मुफ्त करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इसहाक साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे इसहाक साहब ये बताइएगा कि जोड़ों का दर्द होता क्या है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि जोड़ होते क्या हैं। बेसिकली जहाँ पे दो बोन्स आपस से मिलती हैं हम उससे जोड़ कहते हैं। आप मुझसे आंखें भी मिला के बात कर सकते हैं। जी, हम जब कैमरे में बाद में बात करेंगे, आप मुझे देखिए ताकि मैं आपसे समझ तो लूं। मुझे लग रहा है वहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है जिसको आप देख रहे हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि जोड़ है क्या। जहाँ हमारी दो बोन्स आपस से मिलती हैं, दैट इज अ जॉइंट। अच्छा, जोड़ हम कहते हैं। ठीक है। और जोड़ वो सिर्फ हड्डियाँ नहीं है, उसमें लिगामेंट्स भी होते हैं, उसके अंदर मसल्स भी होते हैं, उसके अंदर एक ग्रीसनुमा मादा भी है जिसे सेनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा। और उसके एक मेम्ब्रेन भी होती है जिसे सेनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अच्छा। अब हम देखते हैं कि इस जोड़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या वो जोड़ सख्त हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते, उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, और जोड़ का फंक्शन क्या आता है, मूवमेंट करना, चलाना। और अगर हमारी चाल के अंदर दिक्कत हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, दैट इज द जोड़ों का दर्द, और इसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। तो ये हो क्यों जाता है? मैं इसकी तरफ मैं आप इसी तरफ आता हूँ। तो बेसिकली ये जोड़ों का दर्द जो है, आप इसको हम कैटेगराइज कर लें, इसको हम कहें कि इसके टाइप्स को देखेंगे तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक तो है जी वजह मफासल, यानी बड़े जोड़ों का दर्द, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड ये है कि गंठिया, जिससे हमारी तिब में कहा जाता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। और तीसरा हमारी तिब में नक्रस, छोटे जोड़ों का दर्द, जिसे हम गॉटी आर्थराइटिस कहते हैं। बेसिकली ये हर
को होता है, मेल को, फीमेल को, बच्चों को, हर सबको होगा। बट ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है, जो वजह मफासल है, जो बड़े जोड़ों का दर्द है, जैसे हमारे नीज़ हो जाते हैं, जैसे हमारा शोल्डर जो है वो मूव, बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है वो मूव कर रहा होता है, इस तरह के बाकी और जो बड़े जॉइंट हैं जब उनके अंदर पेन आती है, इसे हम वजह मफासल कहते हैं। नॉर्मली ये मेल और फीमेल दोनों को होगा, बट फीमेल के अंदर ये ज़्यादा होता है, और स्पेशली वो फीमेल जो थोड़ी एजड होती हैं और वो फीमेल जिनका वेट उनकी हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनको ये होता है। अच्छा, और इसकी अलामात क्या क्या हैं? जब किसी को जोड़ों का दर्द शुरू है तो क्या अलामात हैं जिस साइंस से उनको पता चल सिम्टम्स आपके पास कम से कम 5 सिम्टम आपके साथ आएंगे। काइंड ऑफ जैसे मैंने बताया कि पहला क्या होगा, इसके अंदर स्वेलिंग हो गई, सेकंड इसमें सुर्खी आएगी, तीसरा इसके अंदर अकड़ापन आ जाएगा, थर्ड इसके अंदर हीट आना शुरू हो जाएगी, फोर्थ इसके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगी, और कुछ लोगों में तो ये होता है कि ये इतना बढ़ जाता है कि उन्हें टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, उन्हें बुखार होना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों में ये होता है कि उन्हें चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और फिर आगे चल के ये एडवांस स्टेज में होता है कि इसके अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, ये जॉइंट्स आपके डीफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी बेसिकली सिम्टम्स होते हैं ये और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट द कॉमन सिम्टम्स आपको यही मिलते हैं। सर, क्या ये सर्द मौसम जो है ये जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है? नो डाउट कि ये जितनी भी बीमारी है जोड़ों का दर्द की, अगर हम अपने तिब के हिसाब से थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ कि तिब क्या है, वो क्या कहती है जोड़ों के दर्द के बारे में, और तिब कहती किससे, बीमारी किसको कहती है। हमारी तिब की बेस जो वो म्याज़म्स के ऊपर है, अखलात के ऊपर है, सौदा, सफरा और बलगम। अब इनमें से कोई एक खिलत भी बढ़ जाएगी तो उससे प्रॉब्लम्स आएगी, बट ये जोड़ों का दर्द जो है बेसिकली ये खिलते सौदा की जाति से बढ़ता है। और खिलते सौदा क्या है, सर्दी खुश्की बढ़ जाना जिस्म के अंदर। अच्छा, जब सर्दी और खुश्की बढ़ जाएगी तो फिर ये है आपके जोड़ों में दर्द होगा। अब कैसे, चाहे तो मौसम ऐसा हो जाए, सर्द खुश्क मौसम है, आप बहुत ज़्यादा एसी में चले जाते हैं तब ऐसे, या आप सर्द और खुश्क ग़िज़ाओं के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सर्द और खुश्क ग़िज़ाएं भी होती हैं? जी एग्जैक्टली, जैसे कि आप सीट्रस के इस्तेमाल ज़्यादा, अचार के इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया, आपने खट्टा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, अच्छा, आपने गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, हाँ। आपने इस तरह की जो खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल के ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड लीमू, ये इसमें इतना रोल नहीं है इसका। अच्छा, अचार वगैरह, स्पेशली रेड मीट के इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, आलू बुखारा वगैरह, जी ज़्यादा जिनको जोड़ों का दर्द है, और अगर वो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बिल्कुल इनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, ये तो बड़ी, देखें हकीम साहब को बुलाने का जो हमारा मकसद था, काफ़ी चीज़ें जो हमें मेन पॉइंट्स हैं वो तो उन्होंने हमें बताया, और हम वाकई अपने खानों में, मेरे तो हर चीज़ में अचार ज़रूर डाल के खाती हूँ, बड़ा मज़े का लगता है। तो ये देखें, ये चीज़ें हमें पता ही कोई नहीं थी। तो मतलब कोई भी खट्टी जो ग़िज़ा है और जो खुश्क और सर्द ग़िज़ाएँ, इन्होंने सख्ती से मना किया कि इसकी वजह से हो भी जाते हैं, तो अगर कोई कर भी रहा है जिसको जोड़ों का दर्द नहीं, तो हल्की आंच पर इस्तेमाल करें। अच्छा, और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इनके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है? अब अगर मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए इसको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं कि हमने जो कहा कि वजह मफासल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बेसिकली होता क्यों है। क्यों? नॉर्मली तो हमने कहा ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, लेकिन आज हम देख रहे हैं ये बच्चों का भी हो रहा है, हाँ। ये यंग चैप को भी हो रहा है, हाँ। तो उसकी वजह एक तो मैंने कहा ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, या चोट लग जाए, आपके जॉइंट पे चोट लग जाए, तो मैंने कहा था जॉइंट के अंदर क्या चीज़ थी, उसके अंदर कार्टिलेज होते हैं, नरम सी सफ़ेद सी हड्डी होती है, अगर वो जो डैमेज हो जाती है तो उससे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर इसके बाद ओल्ड एज के अंदर या हमारी डाइट ऐसी हो जिसके अंदर कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, सपोज विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, तो अब हम अच्छी डाइट ले भी रहे हैं, बट जो बोन के जो मेन उसका इंग्रेडिएंट्स है दैट इज अ कैल्शियम, अब वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा, यानी विटामिन की डेफिशिएंट हुआ, प्लस आपके साथ आपका मिनरल भी डेफिशिएंट हो गया, तो फिर क्या होगा कि आपका ये जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, एज ए रिज़ल्ट आपका हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, और उसके साथ उसके अंदर स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और उसके अंदर बुरबुरी हड्डियाँ होना शुरू हो जाएंगी। और सेकंड मैंने कहा, हमने गंठिया की बात की, गंठिया क्या है, इसी तरह हमें बहुत सी ऐसी वायरल डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे कि कोई वायरस से आ गया, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, कोई जरासीम है, कुछ भी ऐसी बीमारी आई में, हाँ। और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, सो उनको किल करने के लिए। अच्छा, लेकिन सम टाइम क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद गलती से हमारे जॉइंट को भी अपना फॉरेन बॉडी समझ लेता है,
और वो एंटीबॉडीज हमारे जॉइंट्स के ऊपर अटैक कर लेती हैं। वो क्या करते हैं, हमारे कार्टिलेज को डैमेज करेंगी, हमारे लिगामेंट्स को डैमेज करेंगी, हमारे सिनेवल फ्लूइड को रिड्यूस कर देंगी, और उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स जो हैं वो डी शेप होना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली मेरे हाथों की और उंगलियां जो हैं ये डी शेप होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, ये समझ आई आपको कि इम्यून भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो आपके ये सारे जोड़ों के दर्द में सही वाला पेन जो है ना वो आपको शुरू हो जाएगा और सही जोड़ों के दर्द के पेशेंट आप बन जाएंगे। तो उसमें भी आपने ख्याल रखने। कॉल लेते हैं, शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अब स्मोक का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि सर्दियां सर पे हैं। किसी भी वक्त एकदम से रज़ाइयाँ जो है वो निकल जाएंगी और हम जो है सर्दियों को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। गर्म स्वेटर्स, गर्म कपड़े, गर्म मोज़े, टोपियाँ, ऐसे हम अपने आप को कवर करेंगे। मगर ये सर्दी कवर हो सकती है, इससे स्मोक कवर नहीं होती है। और स्मोक को किस तरीके से हम अपनी जो है ज़िंदगी से दूर रख सकते हैं, जिससे हम बीमार ना हो, जिससे हमें गला ख़राब ना हो, जिससे हमें सांस का प्रॉब्लम, जिससे हमारी जो है ना सिचुएशन ठीक रहे और हम अपने काम पे भी जाएं तो एंजॉय करें। तो ये स्मोक क्या होती है, कैसे होती है, इससे बचा कैसे जा सकता है और ये क्या क्या नुकसान आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत में लेकर आ सकती है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए जिस पर्सनैलिटी को हमने बुलाया है, इज़ वेरी फेमस डॉक्टर, प्रोफेसर, हमारे पास आते रहते हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब है, पल्मोनोलॉजिस्ट है। हमने ख़ास इनका टाइम मधु किया है आपके लिए ताकि हम स्मोक के ऊपर बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सर स्मोक आ चुकी है ऑलमोस्ट। आज भी मैं सुबह आ रही थी, क्योंकि हम तो बहुत अर्ली उठते हैं, 5 साढ़े 5 बजे घर से निकल जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है, हल्की हल्की स्मोक देखने को मिल रही है और अभी पीक पे आएगी तरीके से। तो मुझे ज़रा बताइए कि ये स्मोक होती क्या है, ये किस तरह बनती है, सही, और इससे बचा कैसे जा सकता है? स्मोक जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गिफ्ट है, ये अल्लाह ताला की बनाया हुआ वेदर नहीं है। तो अब हम 5 वेदर हमारे हो गए हैं, सर्दी, गर्मी, बाहर, ख़ज़ां और स्मोक। और इसको पिछले 11-12 साल से तो हम रेगुलर अब देखना शुरू हो गए। लकीली इस साल थोड़ा सा लेट स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी अभी कम है, बट दिस इज़ द राइट टाइम जब आपने बात करना शुरू की है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आगे आने वाला जो वेदर है वो उसमें ठंड भी होगी और उसके अलावा एक्सपेक्टेड रेन भी कम है, बारिशें भी कम होंगी। तो जब बारिशें कम होती हैं और हवा में थोड़ी नमी और सर्दी आ जाती है, तो जो हमारा नॉर्मल पोल्यूशन का जो इंग्रेडिएंट है ये ट्रैप हो जाता है इनसाइड द एयर, और ये फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है जो कि हमारे लंग्स, हम सिर्फ लंग्स की मैं देख रहा था बात करें, नॉट ओनली लंग्स, ये आपके तकरीबन हर ऑर्गन को टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व कर देता है। अच्छा। तो स्मोक बेसिकली स्मोक और फोक का मिक्सचर है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स हैं। अच्छा। और हैरान कुन बात यह है कि जितने बड़े शहर हैं, मैं तो स्पेसिफिकली अगर लाहौर की सिर्फ बात करूं, तो लाहौर की जो स्मोक में 80% तक जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी ऑटोमोबाइल्स का है। ये जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन है। रेस्ट ऑफ द जो एरियाज़ हैं उसमें और भी फैक्टर आ जाते हैं, जैसे ये भट्टों का चलना आ जाता है, इसके अलावा वो जो क्रॉप जो फसलें जलाने का जो सीज़न होता है, ये इसको बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारे बड़े शहर जो लाहौर है, और अगर हम कराची की बात करें तो उसमें ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो व्हीकल्स हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, तो ये जो इंसानी सेहत है इसके ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं स्मोक के? देखिए, इसका स्टार्ट अगर हम लें तो जो एरिया एक्सपोज है, आइज़ में भी अगर हम देखें तो उसमें आपको रेडनेस से फील होना शुरू हो जाती है, उसमें से वाटरी आइज़ होना शुरू हो जाती हैं, स्किन इची होना शुरू हो जाती है, नोज़ में आपको हर वक्त स्टिफनेस सी होना शुरू हो जाती है, स्किन में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हाँ जी। नोज़ से अगर हम अंदर जाएं तो ये वो सारी अलामत कर देता है जो किसी दमे के मरीज़ की अलामत होती है, यानी खांसी का आना, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, सांस का फूलना, ये सारी अलामत इससे हो जाती हैं। अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो इसमें इनहेल करती हैं, उनके बच्चे भी लो बर्थ हो सकते हैं। ये इस्कीमिक कार्डियक इवेंट, हार्ट अटैक का बायस भी बनती है। तो ये सिर्फ एक मतलब जो मैं आज मौजूद देख रहा था कि सिर्फ लंग्स, तो लंग्स एक कंपोनेंट है, वो डायरेक्ट हिट होते हैं बिकॉज एक आम अडल्ट एक दिन में 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है। अच्छा। तो वो हवा जब पोल्यूटेड लेके जाएगा तो वो लंग को डैमेज करती है। तो ये फेफड़ों को काफ़ी मुतासर करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग सारे एक चीज़ पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, मैं मीडिया को भी देख रहा होता हूँ कि हम कहते हैं कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ वन ऑफ द जो फैक्टर है, उसके अंदर अगर गौर से देखें तो एक वर्ड लिखा होता है पर्टिकुलर मैटर 2.5। वो पर्टिकुलर मैटर का मतलब है वो स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम है, वो आपके लंग्स के अंदर डीप चले जाते हैं, जो हवा की थैली हैं, जो हम सबको पता है, वहाँ पे जाके उसको वो डैमेज करते हैं। और वो जो ये डैमेज है
पहले तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन बार बार डैमेज होने की वजह से आपके जो लंग्स हैं वो वीक हो जाते हैं और वो क्लासिकल दमे के फीचर्स होना। सर ये जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, बाहर निकल के फ्रेश एयर में, स्मोक भी होती है और हम लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं, तो उसका मतलब हमें ये लंबे लंबे सांस नहीं लेने चाहिए। इट्स नॉट हेल्दी फॉर अस। आप एक तरफ से रिस्क फैक्टर है, उसमें आप अपने आप को मतलब एक्सरसाइज करें, बिल्कुल करें, घर के अंदर करें। आप बाहर अगर आपने बाहर जाना है तो आप बाहर मास्क पहन के जाएं। अच्छा। और फिर आपके पास अब मोबाइल अवेलेबल है, इस मोबाइल पे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को ज़रूर देखते जाएं कि इस वक्त अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होना चाहिए? एयर क्वालिटी इंडेक्स तो हमारा 50 से बिलो होना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। जी मैं आपको सीधी बात बताऊं कि थ्रू आउट द ईयर जो है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमारा 100 से ऊपर रहता है। अच्छा देखिए, जैसे आप लोगों ने, फिर भी मैं समझता हूँ कि पहला, क्योंकि अभी मुझे पहली दफ़ा इधर बुला रहे हैं, अब मुझे पता बुलाना शुरू हो जाएंगे हर जगह पे, स्मोक आ गई। हम लोग स्टार्ट इस वक्त करते हैं जब स्मोक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये विजिबल हो जाती है, तो इसकी अवेयरनेस पहले अभी इज द राइट टाइम। दिस इज द राइट टाइम, बट डोंट फॉरगेट कि ये इनविजिबल किलर थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट है, ये ना भूलें। मतलब आप लोग ये समझते हैं, जो मैंने अक्सर अंदाज़ा लगाया कि जी अब आ गई हैं, मतलब बारिशें शुरू हो गई हैं तो स्मोक ठीक है। इतनी हैवी रेन के बावजूद लाहौर का पूरा डाटा उठा के देखें, किसी दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे नहीं था। हाँ 100 से नीचे रहा, बट 50 से नीचे नहीं आया। 50 से नीचे जो है वो रीज़नेबल है, अगर 100 तक है वो एक्सेप्टेबल है। 150 का से ऊपर का मतलब है कि आपका जो भी सेंसिटिव शख्स है उसमें अस्थमा की अलामत हो सकती है, और इस वक्त भी अगर लाहौर का देखें तो 173 है। अच्छा, तो ये स्मोक के दौरान सांस की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा आम हो जाती हैं आप कह रहे हैं, और उनमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सांस की हमें लग जाती हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम इशू करती हैं? देखिए, स्मोक में जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं सबसे कॉमन तो हमारा दमा है, जिसको हम अस्थमा फ़ार्म में कहते हैं, और फिर एक है COPD, वो दमा जो स्मोकर्स में होता है। ये सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आधा पाकिस्तान चेन स्मोकर। यस, सो ये दोनों ही कॉमन है। और आपको मैं एक और बात बताऊँ कि जो COPD है, स्मोकर्स अस्थमा, ये 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। इतना ख़तरनाक है ये। तो ये दोनों चीज़ों का ट्रिगर इन्वायरमेंट है। अच्छा। तो इन्वायरमेंट डेफिनेटिव इनको बढ़ा देता है। सो ऐसे लोग जिनमें ये सांस का प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल एहतियात करनी है, लेकिन मेरे मुताबिक हर शख्स को एहतियात करनी है, क्योंकि जो शख्स भी इसमें बार बार जाएगा उसका लंग जितना मर्जी हेल्दी हो उसमें डैमेज होने की टेंडेंसी है। और एक दफ़ा डैमेज होगा रिपेयर होगा, दूसरी दफ़ा डैमेज होगा रिपेयर होगा, चौथी पांचवी दफ़ा उसके रिपेयर मैकेनिज़्म भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तभी एक नई टर्मिनोलॉजी अब हम लेटेस्ट लिटरेचर में देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया COPD स्मोकर्स में होती है, इसी तरह COPD-P के नाम से एक न्यू टर्मिनोलॉजी लॉन्च कर दी गई है कि COPD उन शख्स में जो कि पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं। तो आप देख लें कि पहले सिर्फ स्मोकिंग एक ऐसी डिजीज़ काज करती थी जो 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ है, उसके इक्वलेंस पोल्यूशन भी आ चुकी है। सो यू हैव टू अवॉइड, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है और जाएं उस वक्त जब रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड टू गो आउटसाइड। सर एक और सवाल, ये जो स्मोक से मुतासर अफराद होते हैं और एकदम से जब उनको अटैक पड़ता है ना, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो मैं चाहूँगी कि वो प्रिकॉशंस बता दीजिए कि उस वक्त फर्स्ट एड क्या करें वो लोग? देखिए, प्रिवेंशन सबसे पहली प्रिकॉशन तो ये है कि आपने उस वक्त ही जाना है जब ज़रूरत है, ठीक है? बत्तियाँ देखने नहीं जाना, बत्तियाँ देखने नहीं जाना। अच्छा, दूसरा ये गाड़ी में शीशे खोल के ऊपर के विंड स्क्रीन खोल के बच्चों को ऊपर बिठा देते हैं, दैट्स नॉट द सूटेबल थिंग फॉर द किड्स। नॉट एट ऑल। बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है। देखें, वो ग्रोइंग लंग होता है, उसका साइज़ कितना है, उसमें आप कितने ऐसे मटेरियल लेके जा रहे हैं जो कि टॉक्सिक हैं। तो वो तो आप देखें कि अब रिसेंट पास्ट में मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारे लाहौर में रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत बढ़ गई हैं। मतलब मैं तो एटलीस्ट मैं अपने प्राइवेट सेटअप में या जहाँ मैं बैठ रहा होता हूँ, मुझे कोई दिन ऐसा नहीं मिला कि मरीज़ कम हो। ये बेहतर। मैं चाहूँगी आप अपनी ज़बान में ज़रा कह दें, मैं फिर बड़ा गुस्सा करती हूँ क्योंकि बच्चों के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आज मैं बच्ची को छोड़ने जाई थी स्कूल, तो रास्ते में कुछ बच्चे जो हैं वो ड्राइवर्स के साथ जाते हैं, तो ये 9-10 साल के बच्चे तो ऐसे बाहर निकले हुए थे अपने गाड़ी से, छत से बाहर निकले हुए थे, और वो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। आपको पता है स्मोक होती है सुबह सुबह के टाइम पे, आप कैसे बदल सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक है, बदलते हैं जब आप उस पर बात करते हैं। बात कर रहे हैं ना, तो लोग इसको सुनते हैं, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं लोगों का। आपने मीडिया ही ने तो कोविड में लोगों को मास्क पहना दिया कि नहीं, है ना फैशन, तो उस पे बार-बार बात करेंगे तो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा तो बच्चों को क्या असरात हो सकता है इस तरह से, क्योंकि बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं। बच्चों में दमा नहीं तो उनको दमा भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, उनमें बार-बार देखिए, जितना वो स्मोक से एक्सपोज करेंगे बच्चों को, बच्चों में टेंडेंसी वायरल इन्फेक्शन की बढ़ जाएगी, और जब रिपीटेड वायरल इन्फेक्शन मतलब जो बाइक पे भी स्कूल पे छोड़ने जा रहे हैं कोई पेरेंट्स ऐसे जो, तो वो फिर बच्चों को मास्क पहना के फिर भेजें। अच्छा, तो मास्क तो आपका अब एक बेसिक इंग्रेडिएंट हो गया आपके कंपनी। सर वो जो आम मास्क होता है वो पहन सकते हैं, जो ग्रीन और वाइट कलर के, ब्लैक कलर के आम से मिलते हैं? देखिए, क्या वो चलेगा? ठीक है, बट लेकिन अब मेरे ख्याल में जो हमने कोविड में N95 मास्क लोगों को पढ़ा दिया था, दैट इज द बेस्ट थिंग।
अच्छा, दैट इज द बेस्ट थिंग, वो आप ले सकते हो। और अब वो 2 नंबर प्लास्टिक का आ रहा है, वो तो है भी नहीं ना। नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल अच्छी सेटअप से ले लें, अब तो वो सस्ता सा हो गया। एक ज़माने में तो बहुत महंगे होते थे, अब तो वो सस्ते से मिलना शुरू हो गए, अच्छे मिलना शुरू हो गए, वो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं है तो 2 सर्जिकल मास्क, जिसको सर्जिकल मास्क आप कहते हैं, जी, वो पहन ले तो आप किसी हद तक आपकी बचत। और सर घर पे जैसे जो कपड़े के मास्क वगैरह बना लिए जाते हैं, वो देखिए हाँ वो भी ठीक है, कपड़ों से बेहतर वैसे सर्जिकल मास्क है, सर्जिकल मास्क बेहतर है, उससे बेहतर N95 बेस्ट। अच्छा, फिर एहतियात में दूसरी चीज़ क्या है कि आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए लाजमन इस सीज़न में ज़ुकाम की, और जिन लोगों की एज 60 से ज़्यादा है या जिनमें सांस, दिल या और उनको नमूनिया की वैक्सीनेशन भी मैंडेटरी लगाना चाहिए। ये बच्चों की भी वैक्सीनेशन है इसमें बच्चों में शामिल? फ्लू बच्चों में भी शामिल है। बच्चों में तो वैसे अब उनका जो प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, उसमें नमूनिया ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट। सर ये वही वैक्सीनेशन है जो लास्ट टाइम आपने मुझे भी बताई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वैक्सीनेशन ओके। अच्छा, आज मैंने इनसे पूछा भी क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन कराई, मुझे हर साल बहुत बुरा अटैक पड़ता है। आई एम टोटली फाइन, मुझे कोई मसला नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह ताला का, और आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा इन्होंने मुझे बताया था, मैंने किया, आई एम टोटली फाइन। मैंने इनसे फलाल के लिए भी पूछा बिकॉज शी इज़ 9 years old, तो इन्होंने मुझे कहा सेम वैक्सीनेशन हमने उसको भी। अच्छा, अब चाइना की भी वैक्सीनेशन आती है, देखिए जहाँ हम रहनुमाई कर रहे हैं वहाँ वैक्सीनेशन का नाम ना बताएं या चीज़ ना बताएं सही वाली, तो वो भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने मुझे गाइड किया लोगों को भी। देखिए इस तरह की वैक्सीनेशन जो है वो हम यूजुअली 2 कंपनीज हैं जो लॉन्च करती होती हैं, और जब कंपनीज लॉन्च करती हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोल्ड चेन, यानी वैक्सीनेशन का इशू ये है कि जब वो फैक्ट्री से बन के आपकी फार्मेसी तक पहुंचे तो उसको एक कोल्ड चेन में मेंटेन रखना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन आइटम है ये। तो वो 1 या 2 ही हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, एक इन्फ्लोवैक, एक वैक्सीग्रिप के नाम से आती है, ये दोनों कोल्ड चेन मेंटेन है और ये अब अवेलेबल हैं। पहला जो बैच था वो खत्म हो गया, दूसरा बैच इजीली अवेलेबल है और इतना महंगा नहीं है, इतने कि हम बर्गर खा लेते हैं जितने जितने खा। तो इस वजह से इसको वंस अ ईयर लगाना होता है, तो वो लाजमन लगाएं। अच्छा, फिर एक और बात मैं प्रिवेंशन के लिहाज से बात, तो आप बताए थे कि चाइना की नहीं लगानी, कौन सी? वो साइनोवैक की आई हुई है एक वैक्सीनेशन, अभी एक आई हुई है, वो तो हाँ वो आपको जरूरत नहीं है अभी लगाने, क्योंकि इन्फोवैक और वैक्सीग्रिप अवेलेबल है, तो वही आप लोग लगवा लें। ठीक है। और वो डॉक्टर यूजुअली ऑलरेडी लिख यही रहा होता है, बता देता है कि आपने ये है जो ऑथेंटिक वैक्सीनेशन है जो कि आपने लगानी है। अच्छा, फिर दूसरे वो पेशेंट है जिनको बीमारी है, लाइक एस्थमा का पेशेंट है, तो उसको अपनी रेस्क्यू इनहेलर का पता होना चाहिए कि जब उसको अलामत है तो वो रेस्क्यू इनहेलर उस वक्त ले लिया करे। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो मैं समझता हूँ कि लाजमी। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान, आपने हमारी रहनुमाई की, अपना वक्त दिया है और हम लोगों को समझ आ गया किस तरीके से हम लोगों ने स्मोक से बचना है, अपना ख्याल रखना है।